प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अनिल सहारन। आज हम कक्षा 12 के लिए प्रथम अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि हमने पिछली कक्षा में भूगोल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भूगोल क्या है, इसकी प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। तो अगर हम बात करें थोड़ी पीछे की, तो आप देखें कि भूगोल क्या है। भूगोल, जिसको कि अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है, ये एक यूनानी शब्द है जियोग्राफिया, उससे मिलकर बना हुआ है। जियो, जिसमें एक शब्द जियो है, दूसरा है ग्राफिया। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। तो जियोग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना, यानी एक ऐसा विषय जो पृथ्वी का वर्णन करता है वो भूगोल या जियोग्राफी कहलाता है। अब बात करें इसके हिंदी शब्द भूगोल की, तो आप देखें ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। भू यानी हमारी धरा पृथ्वी, गोल यानी इसका गोलाकार स्वरूप। तो पृथ्वी को गोलाकार मानकर, इसके स्वरूप को गोलाकार मानकर अध्ययन किया जाने वाला विषय भूगोल कहलाता है। हमारे प्राचीन जितने भी भूगोलवेता हुए, उन्होंने भी पृथ्वी को हमेशा से ही गोल मानकर इसका अध्ययन किया था, इसलिए इसको भूगोल कहा जाता है। अब इसकी दो मुख्य शाखाएं हमें देखने को मिलती है। प्रथम शाखा है इसकी भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल है वो हमारे आसपास का जो भी भौतिक पर्यावरण है, उस सभी का अध्ययन, उस आसपास के भौतिक पर्यावरण में आप देखें कि धरातल है, मिट्टी है, जलवायु है, वनस्पति है, ये सारी चीज़ें, यानी हम कह सकते हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इन सभी का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर जितने भी मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, उन सब मानवीय क्रियाकलापों से जितने भी भूदृश्य जो बने हैं, उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। यानी प्रकृति और मानव के आपसी संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अध्याय का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो बात करें अगर हम इसकी प्रकृति की, तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो हम समझते हैं ऐसे, जैसे आप देखो कि अर्थशास्त्र में हम मुख्यतः कीमतों का अध्ययन किया जाता है। पूरा अर्थशास्त्र कीमतों के इर्द गिर्द घूमता है। वनस्पति शास्त्र की अगर बात की जाए तो वनस्पति शास्त्र में पेड़ पौधों, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार इतिहास के अंदर अगर हम बात करें तो इतिहास में समय को केंद्र या बिंदु माना गया, यानी पुराने समय में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उन सभी को देखते हुए पूरा इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार भूगोल के अंदर जो केंद्रीय बिंदु स्थान, केंद्रीय बिंदु जिस चीज़ का होता है वो होता है स्थान। स्थान यानी जगह, प्लेस, या हम कह सकते हैं जगह, प्लेस यानी पूरी पृथ्वी। तो भूगोल का केंद्र बिंदु कोई स्थान होता है। अब मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या होता है? मानव भूगोल का केंद्र बिंदु होता है मानव या मानवीय क्रियाकलाप। तो आप देखें जितने भी मानवीय क्रियाकलाप हैं, इन सभी के ऊपर किसी स्थान का प्रभाव पड़ता है। यानी मानव या मानव के क्रियाकलापों पर किसका प्रभाव पड़ता है? किसी भी स्थान या जगह का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह मानव या मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव किसी स्थान विशेष पर भी पड़ता है। जैसे कि हम समझें कि कोई मानव अगर अपना खेती कर रहा है, तो उस खेती के ऊपर उस जगह, वो जगह कैसी है, उस जगह की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ के पानी के संसाधन कैसे हैं, उन सभी चीज़ों का प्रभाव उसके ऊपर, उसके उस क्रियाकलाप के ऊपर पड़ता है। अगर वो अपने घर भी बनाता है, आवास भी बनाता है, तो भी उसके ऊपर उसकी प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, उसकी उस स्थान विशेष के, यानी उसके रहन सहन, उसके खान पान, हर चीज़ पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह मानव भी प्रकृति के ऊपर प्रभाव डालता है।
प्रकृति भी मानव के प्रभाव से छूती नहीं रह सकती। तो हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल क्या है, कि मानव भूगोल प्रकृति और मानव के आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो इसकी प्रकृति में हम इन्हीं मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। तो इसकी प्रकृति जो है वो मानवीय क्रियाकलाप के इर्द गिर्द ही है, और इसका विषय क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, ये सब हम जैसे जैसे ये अध्याय पढ़ते जाएंगे आपके ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। आप देखें, सबसे पहले है मानव भूगोल, अर्थ एवं परिभाषा। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। दो इसकी आधारभूत शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, यानी भूगोल में क्षेत्र यानी स्थान का वर्णन किया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समंकलात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक है, जिसमें किसी घटना का स्थान एवं समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। इसमें प्रकृति एवं मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया है। इसमें प्रकृति और मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया है। ये दोनों अविभाज्य तत्व है और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए, यानी मानव को और प्रकृति को अलग करके हम नहीं देख सकते। इन दोनों आधारभूत घटकों से संबंधित भूगोल की क्रमशः दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुई, और आपको पता है वो दो शाखाएं कौन सी हैं। वो दो शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों एवं प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मानव भूगोल को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। यानी कहने का अर्थ या तात्पर्य ये है प्रिय विद्यार्थियों कि मानव भूगोल क्या होता है। मानव भूगोल प्रकृति और मानव के जो आपसी संबंध हैं, उन्हीं आपसी संबंधों का अध्ययन है। ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए अविभाज्य हैं। तो इन दोनों का यानी प्रकृति और मानव के आपसी संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। तो आप इस कविता की पंक्तियां भी देख सकते हैं कि मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। यह मानव पर्यावरण, मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों को बताता है। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय किए जो जाते हैं, परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मानव भूगोल में सब चीज़ें आती हैं। जो भी भूदृश्य मानव ने बनाए हैं, इस पूरी धरा के ऊपर जो भी मानव निर्मित आपको भूदृश्य दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। जैसे कि कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय, परिवहन, संचार, व्यापार, इन सब का अध्ययन इसके अंदर आता है। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। यानी मानव भूगोल का जन्म कब हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। समय के साथ साथ मानव वातावरण संबंधों में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मानव भूगोल की परिभाषा दी है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अगर लिखित हैं, तो यहाँ हम कुछ मानव भूगोल की परिभाषाएं देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो आप यहाँ ध्यान करें कि मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं वो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो हम देखते हैं यहाँ कौन कौन सी परिभाषाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। उन परिभाषाओं को हमें जैसी है वैसी की वैसी हमें वो याद करनी है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल। तो यहाँ आप देखें, ये एक महत्वपूर्ण है कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसको माना जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है, जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने क्या परिभाषा दी है मानव भूगोल की? कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच जितने भी जो संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। रेटजेल ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में दी। कौन सी पुस्तक में दी?
एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको ध्यान करना है। पहला तो आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। दूसरा, रेडजेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा लिखें। तो आप लिख सकते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। साथ ही एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? फ्रेडरिक रेडजेल ने। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य की क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया। अगली परिभाषा अपने देखते हैं किसकी है। अगली परिभाषा है एलन सैंपल की। रेडजेल की शिष्या एवं अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैंपल। ये देखिए, यहाँ 2 परिभाषाएं हैं जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछी गई हैं और पूछी जाती रहेंगी। वो कौन सी है? एक तो रेडजेल द्वारा दी गई परिभाषा और दूसरी एलन सैंपल द्वारा दी गई। एलन सैंपल ने कहा कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, यानी मानव का स्वभाव कैसा है? चंचल है। और पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी है अस्थायी, यानी पृथ्वी एक जगह स्थायी नहीं है। पृथ्वी पर निरंतर बदलाव आते रहते हैं। के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का, यानी संबंध भी कैसे हैं दोनों के? परिवर्तनशील, यानी मानव और पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध। जैसा संबंध हमारा पर्यावरण से या पृथ्वी से आज से 50 साल पहले था या 20 साल पहले था, वैसा संबंध आज नहीं है। और आज से आने वाले 20 सालों में जो आज है वैसा नहीं रहना, यानी हमारे जो संबंध है आपसे वो भी बदलते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये रेडजेल की शिष्या एलन सैंपल द्वारा दी गई परिभाषा है। तो ये 2 परिभाषाएं आपको अच्छी तरह याद करनी है। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों ही परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। एलन सैंपल नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। यहाँ एक नियतिवाद शब्द आया है, तो नियतिवाद मैं बता दूं, ये इसमें 3 विचारधाराएं हैं जिनके बारे में हम थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। पहली विचारधारा है नियतिवाद, दूसरी है यहाँ ये संभववाद विचारधारा है। देखिए नियतिवाद क्या है। नियतिवाद आज से बहुत साल पहले, या जब कह सकते हैं आज से आदिवासी काल में या पुराने टाइम में, मनुष्य की जो निर्भरता थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रकृति पर थी। यानी वो अपने भोजन के लिए, अपने आवास के लिए, अपने यहाँ तक कि अपने कपड़ों के लिए भी वो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। उसको हर टाइप की जितनी भी ज़रूरतें थी वो सारी प्रकृति पर निर्भरता उसकी ज़्यादा थी। यानी उस समय प्रकृति मुख्य थी और मनुष्य जो था वो गौण था। यानी प्रमुखता प्रकृति की थी और मनुष्य का स्थान गौण था। इस समय इस काल को नियतिवाद कहा और इन बातों के जो समर्थक थे उनको नियतिवादी कहा गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मानव के स्वभाव में बदलाव आता गया, मानव विकास करता गया, धीरे धीरे उसने नई नई खोजें की। अब उसकी जो निर्भरता थी वो प्रकृति पर कम होने लगी। अब उसने आवास के लिए घर बनाने शुरू कर दिए, भोजन के लिए उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया, और कपड़े उसने फैक्ट्रियों में बनाने शुरू कर दिए, और यहाँ तक कि जो औषधियाँ उसे मिलती थी वो औषधियाँ भी उसने बनाना शुरू कर दी। यानी अब धीरे धीरे उसकी प्रकृति पर निर्भरता कम होती गई। यानी अब वो ऐसा संभव हो पाया कि उसकी निर्भरता प्रकृति पर कम हो गई। तो ऐसी विचारधारा को या इन बातों को मानने वाले जो विद्वान थे वो संभववादी कहलाए गए और ऐसी विचारधारा संभववाद कहलाई गई। एक अन्य और यहाँ मानव भूगोल में एक और विचारधारा आती है जिसको बोलते हैं नवनियतिवाद। नवनियतिवाद, उसके बारे में हम इसी पाठ में थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। नवनियतिवाद उसको बोला जाता है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में, जैसे ही ये अध्याय आगे बढ़ेगा तो नवनियतिवाद के बारे में उसमें दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो एलन सैंपल
नीतिवाद की कट्टर समर्थक थी, तथापि उनकी परिभाषा अन्य नीतिवादियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। मानव अपने विकास की प्राथमिक अवस्था प्रारंभ से ही सक्रिय रहा और उसके समस्त क्रियाकलापों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। विडाल डी लावलास एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे। तो आप देखें, विडाल डी लावलास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है जिन्होंने संभववाद की नींव डाली। यानी कौन सी विचारधारा दी? संभववाद की। यानी जी एक ऐसी विचारधारा जिसमें ये माना गया कि मानव की निर्भरता जो है वो प्रकृति पर अब उतनी नहीं है जितनी की पहले थी। तो इस विचारधारा को मानने वाले संभववादी कहलाए। यानी अब क्या हो गया? मानव प्रमुख हो गया और प्रकृति गौण हो गई। यानी मुख्य स्थान किसका हो गया? मुख्य स्थान हो गया मानव का और प्रकृति का स्थान हो गया द्वितीय। ऐसी सोच रखने वाले, ऐसे विचार रखने वाले लोग या भूगोलवेत्ता संभववादी कहलाए और उनकी विचारधारा संभववाद के नाम से जानी जाती है। उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो दो मुख्य परिभाषाएं हैं, रेटसेल की और सैंपुल की, वो मुख्य हैं। उन दोनों को आपको अच्छी तरह याद करना है। डिकेन और पिट्स ने मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। तो हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि मानव और प्रकृति के आपसी संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। सारांश परिभाषा: मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्यों से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। अब देखिए मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, इसकी नेचर क्या है। आप देख सकते हैं दूसरे पैरे में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, मानव निर्मित दृश्य का मतलब मानव ने जो बनाया है। आप देख सकते हैं उसने आवास बनाए हैं, उसने सड़कें बनाई हैं, उसने नहरें बनाई हैं, उसने कृषि की है, उसने विभिन्न खनिजों को खोद के निकाला है। तो यानी जो भी आपको मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। यानी जो पृथ्वी पर आपको मानव निर्मित दृश्य दिखाई देंगे उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विश्व की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मानव भूगोल की प्रकृति में जो मुख्य केंद्रीय बिंदु है वो है मानव। जैसे भूगोल की बात करें, उसकी प्रकृति की बात करें, तो उसमें जो मुख्य केंद्रीय बिंदु है वो है स्थान। जैसे भूगोल में केंद्र बिंदु स्थान है, जगह है, और मानव भूगोल में केंद्रीय बिंदु क्या है? मानवीय क्रियाकलाप। तो स्थान और मानवीय क्रियाकलाप, इन दोनों का आपसी संबंध कैसा है? मानवीय क्रियाकलापों का किसी स्थान विशेष मानवीय क्रियाकलापों पर किसी स्थान विशेष का प्रभाव पड़ता है और किसी स्थान विशेष पर मानवीय क्रियाकलापों का संबंध पड़ता है। इन्हीं आपसी संबंधों का अध्ययन ही तो मानव भूगोल है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। तो दोबारा इसको देखें, मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, इन सभी प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टि से देखना, भौगोलिक सोच रख के देखना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के प्रादेशिक समायोजन और क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर विशेषतः केंद्रित रहता है। मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है और वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है।
मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों की व्यू रचना करता है। मानव अपने पर्यावरण के अनुसार क्रियाकलाप व रहन सहन में अनुकूलन, रूपांतरण व समायोजन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका में मानकर करता है। तो देखिए, आज के लिए अपना इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने सीखा कि मानव भूगोल क्या है, मानव यानी भूगोल की शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी दो शाखाएं भौतिक भूगोल, मानव भूगोल के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने इसकी अर्थ और परिभाषाएं देखी कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, और दो मुख्य परिभाषाएं जैसे फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सैम्पल की हमने परिभाषाएं भी देखी कि इन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं। साथ ही हमने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में भी जाना। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या क्वेश्चन रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे उन क्वेश्चनों के बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दिया हुआ साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाएगी। सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।